अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आगे फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं, जो लिखी हुई द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब इसके फैक्टर्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, कोई भी एक फैक्टर्स पूछ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, इसका फैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखें और इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर स्टडी करते हैं, जो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? न्यूक्लियर किससे निकला है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, और जो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जो कि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है न्यूक्लियस का वैलेंस शेल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन पे अपनी फोर्स रखना, अट्रैक्टिव फोर्स रखना, और क्या रखता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियर चार्ज। अब हम न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर। ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मतलब वो उसके ज़्यादातर करीब होगा। मोर डिफ़िकल्ट इज़ द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी से अपने करीब खींच रहा है कि कोई भी दूसरी फोर्स उसको इलेक्ट्रॉन को उस एटम से रिमूव नहीं कर सकती। उसमें यही बताया गया है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की पावर इलेक्ट्रॉन तक होगी, उतना ज़्यादा आयनाइजेशन हाई हमें रिक्वायर्ड होगी ताकि हम उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकें। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कम होगा तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, तो हम उसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। अब हम सेकंड फैक्टर को स्टडी करते हैं, जो कि है साइज़ ऑफ एटम और आयन। किसी भी एटम और साइज़ का आयन वो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट करता है वो हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट इन बिगर एटम्स, मतलब बड़े एटम होंगे। अगर एटम ही बड़ा होगा, वैलेंस शेल उससे दूर होगी, तो उस पर अगर हम इसको देखें न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से, तो उस पर जो न्यूक्लियस का है वैलेंस, जब शेल दूर होगी तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वैलेंस शेल तक वो भी कम होगी। इन बिगर एटम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी होती है? न्यूक्लियस की होती है। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वीकर। जब एटम ही बड़ा होगा, इतनी ज़्यादा शेल्स होंगी, तो ऑफ कोर्स जो होगा वैलेंस शेल, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीकर होगी। देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। अब जितना बड़ा एटम होगा उतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, तो उतनी कम एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसके लिए हमें एनर्जी कम रिक्वायर होगी। तो साइज़ ऑफ एटम का इफेक्ट हम देख लें तो क्या होता है, जितना बड़ा एटम होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना छोटा एटम होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या होगी, रिक्वायर होगी। अब हम थर्ड फैक्टर को स्टडी करते हैं, जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, जो एटम में इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में अरेंज हुए हैं, तो उसका भी आयनाइजेशन एनर्जी पे जो इफेक्ट होता है वो हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। अब हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैसे स्टेबल होते हैं? जब अगर हम देखें किसी भी एटम में सेकंड शेल देखें, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑफ कोर्स 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो पी में होते हैं वो 6 होते हैं और एस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। मैं शेल की बात कर रही हूँ। अगर हम सब शेल्स में देखें तो हर सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो पी सब शेल है उसकी भी आगे 3 है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, तो उन तीनों में क्या क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अब हम इसमें देखते हैं, ये जो नीचे एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोजन की, अगर हम नाइट्रोजन में देखें, जो लास्ट सब शेल है पी सब शेल है, जो उसके ऑर्बिटल्स हैं पी सब शेल के, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, अब तीनों में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो तीनों में एक एक अरेंज किया हुआ है। मतलब ये हाफ फील्ड सब शेल है। पार्शियली फील्ड वो होता है जो हाफ नहीं होता, हाफ से ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा? स्टेबल। अभी हमने फर्स्ट लाइन पर इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाफ फील्ड। अब ये देखें, ये तीनों में एक एक है,
किसी में दो नहीं है, तो मतलब क्या हो गया ये हाफ फील्ड। एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। अगर इन तीनों में दो दो होते तब भी ये स्टेबल होनी थी। Therefore, the ionization energy is higher when an atom is to be removed from a fully filled or half filled subshell. अब जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल? अगर हम ऑक्सीजन में देखें तो Px में 2 इलेक्ट्रॉन है, Py और Pz में 1 है। तो ये पार्शियली फील्ड आ गया। हमने वो पढ़ा है हाफ फील्ड, और जो कम्प्लीटली फील्ड है वो मोर स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक्स देखें ऑक्सीजन का, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पार्शियली फील्ड है, तो ये स्टेबल कम है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमने नाइट्रोजन से रिमूव करनी होगी तो वो हाफ फील्ड सबशेल लगती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हमें रिक्वायर होगी? हाई रिक्वायर होगी। और जो ऑक्सीजन है इसमें पार्शियली फील्ड सबशेल है लास्ट जो होता है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या होगी? लेस रिक्वायर होगी, क्योंकि उसमें पहले ही रिपल्शन आ रही है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम नीचे पढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स जो लिखे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो सबशेल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होती हैं। और हमने फर्स्ट लाइन में स्टडी कर सकते हैं हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। इट इज़ ड्यू टू हाईली स्टेबल फुली फील्ड शेल्स। ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फील्ड सबशेल ऑफ नाइट्रोजन। मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है एक, वाई द ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन टू नाइट्रोजन। बस आपने यही लिखना है इसके आंसर में। आपने इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे बुक पे लिखी हुई है ना, आपने ये दोनों लिख देनी, चाहे आप वैल्यूज़ लिखें या ना लिखें अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के उसके आगे लिख देना मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। फिर आपने नीचे थोड़ी सी ना थ्योरी भी लिखनी है, अपनी वर्डिंग में लिख लें। बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन Px सबशेल्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन Py एंड Pz सबशेल्स, while nitrogen has 1 electron in all the orbitals of p subshell। तो इसमें आपने यही लिखना है, दैट्स वाई दे हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन द नाइट्रोजन। ये इसकी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में। अब हम नेक्स्ट को स्टडी करते हैं जो कि शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। अब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है? जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उनका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक क्या होती है? पावर होती है। वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब जब इस पावर में कोई ब्रेकेज आएगा, मतलब ब्रेकेज कह लें या कोई भी रिपल्शन का मतलब जो उस पावर को रोकती है, कम करती है, शील्डिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज को कम करती है। देखें, ग्रेटर शील्डिंग ईजियर इट टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। शील्डिंग इफेक्ट की मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज़ करता है न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में। अब हम शील्डिंग इफेक्ट का फैक्टर पढ़ते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, मतलब जितनी ज़्यादा उसमें उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करेगा। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। ईजियर इट टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज ही डिक्रीज़ हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या भी होगी? कम रिक्वायर होगी। लार्जर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। अब जितनी ज़्यादा शेल्स हो जाएंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी, जैसे हम पीछे पढ़ा है, जब एटम का साइज़ बढ़ा होगा तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी में कम रिक्वायर होगी, क्योंकि शेल दूर चल जाएगी, उसमें शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। देयर फॉर द लोअर इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा शील्डिंग इफेक्ट। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी ज़रूर। अब हम नेक्स्ट फैक्टर स्टडी करते हैं जो कि है स्पिन पेयर रिपल्शन। अब स्पिन पेयर रिपल्शन, अब जैसे कि हमें पता है जो भी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस का तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अगर हम पी के ऑर्बिटल्स पढ़ें तो उसके 3 ऑर्बिटल्स है, एक्स वाई एंड पी एक्स पी वाई एंड पी सी। तो तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब वो ऑपोजिट एक दूसरे को मूव कर रहे होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में सेम मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट मूव करते हैं इन अ ऑर्बिटल। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, स्पिन पेयर्ड मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट मूव कर इन द सेम ऑर्बिटल, द रिपल्शन बिटवीन देम कैन लीड टू अ स्लाइटली लोअर आयनाइजेशन एनर्जी। वो एक दूसरे पर रिपल्शन कॉज करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, उतनी कम हमें रिक्वायर होगी कंपेयर टू रिमूविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ वाई बिकेम
because the paired electron experience increased repulsion, making it slightly easier to remove one of the paired electron। जब किसी भी देखिए एक शेल्स होती है वो सर्कल में होती है, अब दो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट आएगा जिससे वो दोनों टकराएंगे तो मतलब उनमें रिपल्शन होगी। जब अगर हम देखें वो टकरा नहीं सकते, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, जिसकी वजह से उनमें रिपल्शन आ रही होती है और इसी वजह से वो ऑपोजिट स्पिन करते हैं इन ऑर्बिटल। मैग्नीज इनमें अब नीचे एग्जांपल दी गई उससे हम स्टडी करेंगे। मैग्नीज हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 4s ऑर्बिटल। जिस नीचे एग्जांपल में देखिए 4s1, अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, तो ये मोस्ट स्टेबल है क्योंकि इसमें रिपल्शन ही नहीं आएगी, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी अपना स्टेबल रहेगा, उसमें रिपल्शन ही नहीं आएगी। और जो दूसरी एग्जांपल दी हुई है, सॉरी पहले मैंने क्रोमियम की स्टडी की थी, अब मैग्नीज के देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसमें रिपल्शन आएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए जब हमें उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी को मैग्नीज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम रिक्वायर होगी। अगर हम देखें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ये एक फ्लॉ बैक है, क्रोमियम 24 एंड 25 एनर्जी इंक्रीज़ करनी चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ये डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ भी क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज़ लेस दैन क्रोमियम। तो आपने ये रीज़न एक्सप्लेन कर, देखो इसमें स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन कॉज करते हैं मैग्नीज में, इसलिए जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, और जो क्रोमियम है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन नहीं होती और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम रहता है, तो इसी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा ये भी। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड स्टडी करते हैं। गोइंग डाउन इन अ ग्रुप, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि साइज़ का जब एटम इंक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर जाएगा, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज़ कर देगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज़ एंड शील्डिंग इफेक्ट क्या आता है, जब साइज का एटम ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पावर जो होती है वो वीक हो जाती है, वो क्या कहती है, शील्डिंग इफेक्ट। इन ग्रुप 1 द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, rubidium and cesium in moving from left to right in a means period across a period number of shells remains unchanged, वही सेम रहती है, मतलब जब हम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करता, अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम करें तो नंबर ऑफ़ शेल्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करता है। वाइल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड 1 to 3 ये शो किया हुआ है। अगर हम टेबल में देखें बेरिलियम और बोरॉन में भी फ्लो बैक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी फ्लो बैक है, मैग्नीज और एल्यूमिनियम में भी फ्लो बैक है। इन तीनों के शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं इंशाल्लाह, वो आगे क्विक चेक में है, उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।